अस्सलामुअलैकुम, समा के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं किरण आफ्ताब। इलेक्शन कमीशन ने NA 75 डस्का में होने वाला ज़िमनी इंतखाब कलअदम करार दिया। सबसे पहले आपको यही बताते हैं, नताइज जारी करने के बजाय 18 मार्च को दोबारा पोलिंग की तारीख मुकर्रर कर दी गई। इस फैसले में करार दिया गया कि इंतखाबात शफाफ और मुनसिफाना थे, ना ही वोटर्स को यहाँ बेहतर माहौल मिल सका। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने फैसले को तारीखी करार दिया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं जुल्करनैन इकबाल। NA 75 डस्का का ज़िमनी इंतखाब, इलेक्शन कमीशन से नून लीग के लिए रिलीफ, PTI के लिए बड़ा धचका। इलेक्शन कमीशन ने नताइज जारी करने की सदा मुस्तरद करते हुए ज़िमनी इंतखाब कलअदम करार दे दिया। 18 मार्च को पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन कराने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में करार दिया कि डस्का में इलेक्शन ईमानदाराना, मुनसिफाना और शफाफ अंदाज में नहीं हुआ। अमनो मान की नाकिस सूरत हाल से इंतखाबी नताइज मशकूक हुए, लिहाजा कलअदम करार दिए जाते हैं। कमीशन अमला तफसीली फैसले की रोशनी में मजीद इकदाम भी करेगा। नून लीग का फैसले पर इजहार इत्मीनान, हुकूमत के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का मुतालबा भी कर दिया। आज अल्लाह ताला ने पूरी कौम के सामने ये दिखाया कि 2018 में क्या कुछ होता रहा था, ये आज हो चुका है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। इसकी जो कॉन्स्पिरेसी जिसने की थी, जिसमें इमरान खान सबसे आगे थे, उनके खिलाफ फैसला आना चाहिए, उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ की इंतखाबी नताइज जारी करने की सदा मुस्तरद हो गई, ताहम PTI ने इलेक्शन कमीशन का फैसला तस्लीम कर लिया। हमारे पास जो भी कानूनी ऑप्शंस हैं उसको हमारी लीगल टीम बैठ के आज ही फैसला करेगी कि हमने अगला कदम क्या उठाना है। NA 75 के हवाले से फैसला सुनाते वक्त इलेक्शन कमीशन में सिक्योरिटी का सख्त एहतमाम किया गया। कमरा अदालत में भी कमांडोज तैनात थे। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। अल्लाह का शुक्र है कि हक और सच को फतह अता की। पाकिस्तान और डस्का की आवाम को मुबारकबाद पेश करती हूँ। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर मरियम नवाज का भी रद्द-ए-अमल आया। वीडियो पैगाम में कहा, डस्का के अवाम ने न सिर्फ वोट डाला बल्कि इस पर पहरा भी दिया। इलेक्शन कमीशन ने खुद पर लगे इल्जामात को धोने की कोशिश की, ऐसा भी कहा। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हक और सच को फतह दी। और उसके बाद में पाकिस्तान के अवाम, खुसूसन डस्का के अवाम का शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ, उनको मुबारकबाद भी देना चाहती हूँ। जिस तरह डस्का के अवाम ने खुली धांधली का मुकाबला किया, बरसती गोलियों का मुकाबला किया, हुकूमती हथकंडों का मुकाबला किया, वोट चोरों का मुकाबला किया, और न सिर्फ इस खौफ और जबर के माहौल में, धांधली के माहौल में बाहर निकलकर वोट डाला, बल्कि अपने वोट पर पहरा भी दिया और वोट चोरों को रंगे हाथों न सिर्फ पकड़ा बल्कि पकड़कर कानून के सामने पेश किया। इसी तरह मैं ECP का भी शुक्रिया 22 करोड़ अवाम की तरफ से अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी निभाई, वोट को इज्जत दी और आईनी जो उनकी एक जिम्मेदारी थी वोट की हुर्मत की हिफाजत करने की, वोट को इज्जत देने की, क्योंकि उनको आईन ने अवाम की राय का अमीन बनाया है, तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाकर न सिर्फ इलेक्शन कमीशन पर लगे हुए इल्ज़ामात को धोने की कोशिश की है, बल्कि उन्होंने हर जमहूरियत पसंद और वोट पर यकीन रखने वाले हर शहरी का सर फख्र से बुलंद किया है। इलेक्शन कमीशन ने डस्का के ज़िमनी इंतखाबात में फराइज से गफलत बरतने पर कमिश्नर गुजरावाला और RPO को ओहदों से हटाने का हुक्म दे दिया। डिप्टी कमिश्नर और DPO सियालकोट, असिस्टेंट कमिश्नर डस्का को भी मुअत्तल करने का हुक्म दिया गया है। फराइज से गफलत पर चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को 4 मार्च को तलब कर लिया गया। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने डस्का के ज़िमनी इंतखाबात में फराइज से गफलत पर कमिश्नर गुजरावाला और RPO को ओहदों से हटाने का हुक्म दे दिया। डिप्टी कमिश्नर और DPO सियालकोट, असिस्टेंट कमिश्नर डस्का को भी मुअत्तल करने का हुक्म दिया गया है। फराइज से गफलत पर चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को 4 मार्च को तलब कर लिया गया। डस्का के ज़िमनी इंतखाब में फराइज से गफलत पर इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई। समा की खबर दुरुस्त साबित हुई। समा ने 22 फरवरी को ही बता दिया था कि मुलव्विस अफसरान मुअत्तल भी होंगे और दीगर सजाएं भी दी जाएंगी। इसी बारे में मजीद बात होगी। समा के नुमाइंदा खुसूसी नईम अशरफ भट्ट हमको ज्वाइन कर रहे हैं। नईम अशरफ भट्ट, एक बार फिर जिम्मेदारी का और बर वक्त रिपोर्टिंग का सबूत दिया आपने, समा ने। जी किरण, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ये समा का कमाल है और समा का टीम वर्क है जिसका आप भी हिस्सा हैं। सारी टीम का इसमें कमाल है क्योंकि हम ना किसी के खिलाफ है और ना किसी की
बेजा साइड लेते हैं। जो है जैसे है वो हमने रिपोर्ट करना है और यही काम अल्हम्दुलिल्लाह हमने 22 फरवरी को किया, जब किसी के वहम में भी नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में किरण ऐसा कभी नहीं हुआ कि इलेक्शन कमीशन इस तरह जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको मुअत्तल करे और इतने बड़े अफसरान के खिलाफ कार्रवाई हो। 22 फरवरी को समा ने बताया था कि जो डस्का के ज़िमनी इंतखाब में हुआ, जो गैर जिम्मेदारी अफसरान की तरफ से दिखाई गई, उस पर इलेक्शन कमीशन इंतहाई बरहम है और इस वक्त ये गौर और मशावरत शुरू हो गई है कि इन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई हो। और कार्रवाई भी समा ने उस दिन बताई थी कि मुअत्तली भी हो सकती है और होगी। एग्जैक्ट वर्ड थे कि मुअत्तली होगी। और आज डिप्टी कमिश्नर सियालकोट, DPO सियालकोट और असिस्टेंट कमिश्नर ये तो मुअत्तल हो गए और ये भी लिखा कि ये आइंदा किसी इलेक्शन के वो ड्यूटी में भी नहीं होंगे, जबकि IG और चीफ सेक्रेटरी जो सबसे बड़े अफसरान हैं पंजाब के, उन दोनों को भी तलब किया है 4 तारीख को। और जो कमिश्नर गुजरांवाला हैं, बहुत शुक्रिया नईम अशरफ भट्ट, इस सिलसिले में बात कर रहे थे, हमारे साथ थे। तो डस्का ज़िमनी इंतखाब से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असजद ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का फैसला कर लिया। फिरदौस आशिक अवान ने ट्विटर पर लिखा कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असजद मल्ही कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। डस्का की आवाम ने तहरीक इंसाफ के हक में फैसला दिया, लेकिन फाते उम्मीदवार को हल्के की नुमाइंदगी से रोका गया। ये बात समझ से बालातर है, ऐसा उन्होंने कहा। आपको बताएं, डस्का का ज़िमनी इंतखाब, यहाँ इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असजद ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेंगे, ऐसा फैसला कर लिया। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने ट्विटर पर लिखा, अपना रद्द अमल दिया। कहा, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असजद मल्ही कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। डस्का के अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला दिया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को वोट दिया था, लेकिन फाते उम्मीदवार को हल्के की नुमाइंदगी से रोकना, ये सब कुछ समझ से बालातर है। डस्का ज़िमनी इंतखाब से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। PTI उम्मीदवार अली असजद ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेंगे, ऐसा फैसला किया है, बता दिया है। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने ट्विटर पर लिखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असजद मल्ही अब कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे और कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। खिलाड़ी को मिला बड़ा रिलीफ, तफसील थोड़ी सी देर में। लीगी रहनुमा मरियम नवाज ने बड़ा दावा कर दिया। कहती हैं, इमरान खान के खिलाफ पार्टी में बगावत हो चुकी है। उम्मीद है हुक्मरान जमात से ताल्लुक रखने वाले अरकान भी इमरान खान को वोट नहीं देंगे। मरियम नवाज का यह भी कहना था कि गैर सियासी कुव्वतों का सियासत में शामिल न होना मुल्क के लिए अच्छा है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो PDM के कैंडिडेट हैं। ये इलेक्शन एक डिवाइड है उन लोगों के लिए जो आवाम के साथ खड़े हैं और उन लोगों के लिए जो इस हुकूमत के ज़रिए आवाम के ऊपर एक कहर बन के टूटे हैं। मुझे उम्मीद है हर वो इंसान, चाहे उसका ताल्लुक हुक्मरान जमात से हो, वो तहरीक इंसाफ को वोट इस वक्त नहीं देगा। इमरान खान आवाम का मुजरिम है। इस वक्त उनकी जो सपोर्ट है वो हमें ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। उनकी पार्टी के अंदर बहुत बड़ी बगावत हर सूबे में हो चुकी है। एक जमहूरी मुल्क में गैर सियासी कुव्वतें या एस्टैब्लिशमेंट वो किसी खेल का हिस्सा नहीं है। ये न्यूज़ नहीं, न्यूज़ तब बनती है जब वो खेल का हिस्सा बनती है। अगर वो नहीं शामिल तो उनको शामिल होना भी नहीं चाहिए। उनको अपने आईनी किरदार तक महदूद होना चाहिए। ये उनके लिए भी अच्छा है, हमारे इदारे के लिए भी अच्छा है और जमहूरियत के लिए भी। ये आईन पाकिस्तान है, इसके अंदर अगर कोई भी तरमीम आपको लानी है कि वो पार्लियामेंट का काम है। इसमें कोर्ट को ड्रैग करना, ये कोर्ट को दागदार करने वाली बात है। मरियम नवाज बाहर जाने को राजी होती तो मरियम नवाज के खिलाफ एक और झूठा नैब का मुकदमा खोलने की जरूरत पेश न आती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है, ज़िमनी इलेक्शन में साबित हो गया कि अवाम PDM के साथ है। सेनेट इलेक्शन में यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत ये भी साबित कर देगी कि पार्लियामान भी PDM के साथ है। बिलावल भुट्टो ने यह भी कह दिया कि कामयाबी फौरन नहीं मिलेगी, हमें मुसलसल काम करना होगा। बाई इलेक्शंस ने साबित कर लिया है कि मुल्क के अवाम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के साथ है। दो फैसले कि हम हुकूमत को हर मैदान में
चैलेंज करेंगे। ये फैसले ने अब पूरा सियासी सिचुएशन तब्दील कर दिया है। हुकूमत का घबराहट, बुखलाहट सब कुछ पूरा पाकिस्तान के सामने है और इंशाल्लाह ताला हम कामयाब भी होंगे। ये हमारा लॉन्ग टर्म जद्दोजहद है। किसी एक गेम से ये कामयाबी हमें फ़ौरन नहीं मिलेगी, लेकिन जो हमारा शॉर्ट टर्म इमीडिएट एम है वो ये कठपुतली है। हम उम्मीद करते हैं कि मेंबरान पार्लिमान अपने अवाम के उम्मीदों के मुताबिक वोट देंगे। इंशाअल्लाह ताला 3 मार्च को आपको सब नज़र आएगा कि कौन किसके साथ है। उधर मौलाना फजलुर रहमान ने खुर्रम में ज़िमनी इंतखाब के नताइज को मुस्तरद कर दिया। कहा 600 जाली वोट साबित हो चुके। पीटीआई उम्मीदवार को नाअहल करार देने के बजाय फातह करार दे दिया गया। जेयूआई सरबरा ने फाटा की खुसूसी हैसियत को बहाल करे ऐसा मुतालबा किया। जो अभी ज़िमनी इलेक्शन हुआ है, जो धांधली की गई है और धांधली के ज़रिए से नताइज तब्दील किए गए हैं, ये हमें किसी कीमत पर काबिल कबूल नहीं। इस इलेक्शन को मनसूख कर देना चाहिए। 600 जाली पोस्टल वोट पकड़े गए और वो साबित हो चुके हैं खुर्रम एजेंसी के हल्के में। उसके बावजूद कि पीटीआई के कैंडिडेट को नाअहल करार दिया जाता और फिर भी उसको इलेक्शन लड़ने दिया गया। तीसरे नंबर पे आने वाले को पहले नंबर पर ले गए। पोलिंग ऑफिसर या तो इसमें मुलव्वस हैं या फिर बेबस। इंतखाब के नताइज को हम तस्लीम नहीं कर। फाटा इंतजाम क्या हुआ कि न अब वहाँ पर पुराना कानून है और न किसी नए कानून की अमलदारी। ज़मीन और आसमान के बीच में कबाइल को लटका दिया गया है। वहाँ की खुसूसी हैसियत को दोबारा बहाल करना और उनको एक मुतमईन ज़िंदगी गुजारने का हक उनको दोबारा वापस किया जाए। देर आयत दुरुस्त आयत, माजरा क्या है इसी बुलेटिन में बताएंगे। कोई मंजूर नजर शख्स ही हारा होगा, तभी ऐलान हुआ कि खेल दोबारा होगा। सवाल हुआ तो वफाकी वजीर अली ज़ैदी पहले मुस्कुराए, फिर कहा वजीर हूँ, इलेक्शन कमीशन से मुतालिक बात करने की, भला मेरी क्या औकात। ट्रक पर लिखा शेर पसंद आया तो ट्वीट कर दी। मंजूर नजर शख्स ही हारा होगा, तभी ऐलान हुआ कि खेल दोबारा होगा। तो अच्छा, ये है कि हम लोग नहीं, मुझे तो ट्रक यार कमाल बात कर रहे हो। मैंने तो इलेक्शन की बात ही नहीं की है। मेरी क्या औकात है इलेक्शन कमीशन से? मैं छोटा सा एक वजीर हूँ। मुझे एक ट्रक जा रही थी, उसका शेयर बड़ा पसंद आया तो मैंने ट्वीट कर दिया। अब आप उसको ट्विस्ट देना चाहते तो दे दें। सेनेट इलेक्शन ओपन वोटिंग से कराने के मुतालिक सदारती रेफरेंस पर फरीकैन के दलाइल मुकम्मल। अदालत ने राय महफूज कर ली। इलेक्शन कमीशन की 28 फरवरी तक राय देने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, करप्ट प्रैक्टिस तस्लीम सब कर रहे हैं, लेकिन खात्मे के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। जुल्करनैन इकबाल रिपोर्ट कर रहे हैं। बड़ी अदालत में बड़े मसले पर बड़ी समाअत मुकम्मल। अदालत ने सेनेट इलेक्शन से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर राय महफूज कर ली। इलेक्शन कमीशन ने 28 फरवरी तक राय देने की सदा कर दी। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया, ताखीर की सूरत में इंतखाबी इंतजामात मुश्किल हो जाएंगे। दौरान समाअत पाकिस्तान बार काउंसिल के वकील मंसूर उस्मान ने दलाइल में कहा, अगर सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से किया गया तो इसका असर तमाम इंतखाबात पर होगा। दर हकीकत इलेक्शन का मतलब ही सीक्रेट बैलेट है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए, इंतखाबी अमल में करप्शन का होना सब मानते हैं, रोकथाम के इकदाम कोई नहीं करता। अदालत में रेफरेंस सदर पाकिस्तान ने भेजा है। अब क्या हम सदर को बुलाकर पूछें कि इन्हें सवाल क्यों अवामी अहमियत का लगा? इस दौरान वकील इलेक्शन कमीशन सजील शहरियार ने कहा, आर्टिकल 63A पार्टी लाइन के खिलाफ वोट देने की इजाजत देता है। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, आप इलेक्शन कमीशन के वकील होकर ये दलाल क्यों दे रहे हैं? इलेक्शन कमीशन की हकीकत को समझें। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, डिसिप्लिन नहीं रखना तो सियासी जमातें बनाने का क्या फायदा है? इलेक्शन कमीशन सोया हुआ है, इसने करप्शन भी रोकनी है, सिर्फ इंतखाबात ही नहीं कराने। बार बार पूछा करप्शन रोकने के लिए क्या इकदाम किए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने जवाबुल जवाब में कहा, रेफरेंस सियासी नहीं, आर्टिकल 226 की तशरीह के लिए है। हुकूमत अदालत की राय की पाबंद होगी। रेफरेंस पर नजरसानी दरखास्तें भी नहीं आ सकती। कैमरामैन अवैस काजी के साथ जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। रहनुमा पीपल्स पार्टी नवीद कमर ने कहा है कि पार्टी डिसिप्लिन पर चलना चाहिए, मगर वोट अपनी मर्जी से ही दिया जाता है। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान नवीद कमर का कहना था कि वोट खुफिया बैलेट पर ही दिया जाता है। में लोगों को वोट देने का हक है और वोट जब आप देने जाते हैं तो फिर आप अपनी मर्जी से वोट देते हैं। पार्टी डिसिप्लिन पे ज़रूर आपको चलना चाहिए। वो हम ये नहीं कहते कि हर वक्त ये कि हॉर्स ट्रेडिंग का माहौल बना रहे, लेकिन
आपको वोट बहरहाल होता है, और वोट जहाँ होता है वहाँ सीक्रेट बैलेट से वोट होता है, वोट जो है वो ओपन नहीं होता। खबरों में आगे देखिए, पट्टियों का चर्चा। फिरदौस आशिक अवान और उज़्मा बुखारी के दरमियान लफ्जी जंग में शिद्दत आ गई। मुअव्विन खुसूसी बराए इत्तलात कहती हैं कनीज़ दोयम ने बिला जवाज़ इल्ज़ामात लगाए, इन्हें कानूनी नोटिस भेज रही हूँ। इस पर उज़्मा बुखारी ने कहा 100 बिस्मिल्लाह। दोयम ने इल्ज़ामात लगा के ये कहा कि मेरी कस्टडी में किसी फार्म हाउस में जाके इलेक्शन के रिजल्ट टेम्पर हुए हैं। कोई सजा क्यों मुरतब नहीं की गई, मैं नहीं समझती। फिरदौस आशिक अवान की जो सरगना थी इस सारे वोट चोरी की मुहिम का, इसको इनके ओहदों पर जो है वो बरकरार रखना चाहिए। कनीज़ दोयम को कानूनी नोटिस देने का फैसला किया। आती हैं, लचर गुफ्तगू फरमाती हैं, धमकियाँ देती हैं, मैंने सुना है। मुझे नोटिस देने का ऐलान किया है 100 बिस्मिल्लाह फिरदौस बीबी साहबा। कनीज़ दोयम को ये कहती हूँ कि या अगले 24 घंटे के अंदर अंदर ये जो बुतान तराशी की है इससे जुड़े सबूत सामने लाए। मैं खुद वकील हूँ, मेरा सारा खानदान वकील है। कनीज़ दोयम वही है जिसके वालिद रेमंड डेविस के वकील थे, डॉलर की चमक के आगे जिन्होंने अपना ज़मीर बेच के रेमंड डेविस की वकालत। मेरे मरहूम वालिद को तुम नहीं बख्शती हो, जब खड़ी होती हो गंद निकालती हो। अपने जरा जाके बड़ों से पूछ लेना, तुम्हें बता देंगे रेमंड डेविस जो है वो किसके कहने पे गया था। वीडियो स्कैंडल की इंक्वायरी कमेटी ने खैबर पख्तूनख्वा से अपोजिशन के 4 सेनेटर्स के खिलाफ केसेस FIA को भेजने का फैसला कर लिया। सेनेटर्स में मुश्ताक अहमद, रुबीना खालिद, दिलावर खान और बहरामंद खान शामिल हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं नईम अशरफ भट्ट। 2018 के सेनेट इंतखाबात में गफलों की वीडियो का मामला। हुकूमती वुज़रा की इंक्वायरी कमेटी ने अपोजिशन के 4 सेनेटर्स के खिलाफ केसेस FIA को भेजने की ठान ली। खैबर पख्तूनख्वा से मुंतखब होने वाले सेनेटर्स रुबीना खालिद और बहरामंद खान का ताल्लुक पीपल्स पार्टी, जबकि मुश्ताक अहमद जमात इस्लामी और दिलावर खान का नून लीग से है। चारों सेनेटर्स से पूछा जाएगा कि सेनेटर बनने के लिए मतलूबा वोट्स न होने के बावजूद वो कैसे सेनेटर्स मुंतखब हुए। MPs को करोड़ों रुपए दिए जाने की वीडियो से इनका क्या ताल्लुक है। समा से बात करते हुए सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि ये तो अच्छी बात है कि इससे जो दूसरे सेनेट इंतखाबात में गफले हुए वो भी सामने आएंगे, जिनमें चौधरी सरवर का सेनेटर मुंतखब होना और चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम होना शामिल है। ज़राए के मुताबिक इंक्वायरी कमेटी की जानिब से पहले ही इन चारों सेनेटर्स को नोटिस भेजे जा चुके हैं। नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। सिंध असेंबली की बात करते हैं, जहां ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की पट्टियों का खूब चर्चा रहा। जिस हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी, हलीम आदिल शेख उसी हाथ को बड़े आराम से हिला रहे थे। सईद गनी ने इसे ड्रामा करार दिया तो ऑपोजिशन लीडर ने टांग का जख्म भी दिखा दिया। हलीम आदिल शेख को प्रोडक्शन ऑर्डर पर सिंध असेंबली पहुंचाया गया तो उनकी कलाई से कोहनी तक पट्टी बंधी हुई थी, मगर जिस तरह उन्होंने पट्टी बंधे हाथ को इस्तेमाल किया उससे किसी तकलीफ का शायबा तक न हुआ। हलीम आदिल ने इसी पट्टी बंधे हाथ से नारे लगाए और आजादाना इस हाथ को हरकत देते रहे। साहब इतना खौफ एक गिरफ्तार शख्स से आज वजीर आला सिंध चोरों की तरह असेंबली में आया है। उसने साबित किया कि वो सिंध का सबसे बड़ा चोर है। हलीम आदिल शेख ऐवान के अंदर दाखिल हुए तो भी इसी हाथ को आजादाना हरकत देते रहे। असेंबली के अंदर खिताब करते हुए हलीम आदिल का कहना था कि उन पर जेल में मुजरिमों से हमला कराया गया। 50-60 क्रिमिनल्स मेरे ऊपर अटैक कर देते हैं। जिन्होंने वीडियो जारी की है वो वीडियो की तरह स्पीकर साहब जहां हमला हुआ। सूबाई वजीर सईद गनी ने हलीम आदिल की बीमारी को ड्रामा करार देते हुए कहा कि उनकी पट्टियां खोली जाएं तो जख्म का अंदाजा हो जाएगा। ये ड्रामेबाजियां जो हैं वो मुनासिब नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा अगर आप चले जाएं बाजू खुलवा लें, कितना जख्म है देख लें, इस पे पैर की पट्टी खुलवा लें, देख लेंगे क्या जख्म है, इस पे आपको अंदाजा हो जाएगा। सईद गनी के इस बयान के बाद हलीम आदिल शेख ने अपनी टांग की पट्टी खोलकर दिखा दी जिस पर ऑपरेशन का निशान मौजूद था। प्लेट लगी हुई है और इसके अंदर सोलिंग भी आपने देखा है। मैं कहता हूं कि अफसोस करना चाहिए। हलीम आदिल शेख ने टांग की पट्टी के बारे में तो तसल्ली करा दी, अलबत्ता हाथ की पट्टी के मामले को वाज़े करना जरूरी नहीं समझा।
बाहर आते ही बर्फ पिघलने लगी। तवील अरसे बाद पाकिस्तान और भारत के DGMOs का हॉटलाइन पर राब्ता हुआ। लाइन ऑफ कंट्रोल की दो तरफा सूरत हाल का जायजा लिया गया। बुनियादी मामलात को हल और खदशात दूर करने पर भी इत्तफाक हुआ। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं उस्मान खान। सरहदों पर क़याम अमन के लिए बड़ी कोशिश। पाक भारत DGMOs ने तवील अरसे के बाद बिलाखिर हॉटलाइन नंबर्स घुमा दिए। LOC की दो तरफा सूरत हाल का जायजा लिया गया। ISPR के मुताबिक पाक भारत डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस की गुफ्तगू अच्छे माहौल में हुई। हॉटलाइन राब्तों और फ्लैग मीटिंग के मैकेनिज्म पर तबादला ख्याल। दोनों ने फायरबंदी मुआहिदे पर अमल दरामा यकीनी बनाने और खदशात दूर करने पर इत्तेफाक किया। 2019 जो ऐसा साल था जिसमें सबसे ज्यादा सीज फायर वॉल्यूशंस हुई और 2018 में मैक्सिमम कैजुअल्टीज हुई थी। सो अब जो ये अंडरस्टैंडिंग हुई है दोनों DGMOs के दरमियान, ये इत्तफाक हुआ है कि वी हैव टू नाउ इम्प्लीमेंट the understanding of 2003 on ceasefire in the letter and spirit. DG ISPR का कहना है कि पाकिस्तान और भारत में हॉटलाइन पर राब्ता 1987 से जारी है। 2003 में सीज फायर मुआहिदा हुआ जिसके तहत LOC पर 500 मीटर की हदूद में नई दिफाई तामीरात नहीं की जा सकती। फ्रीकैन एक दूसरे की चेक पोस्टों को निशाना नहीं बना सकते, लेकिन भारत ने अहद का पास न रखते हुए अब तक 13,627 बार मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की। तकरीबन 13,500 से ज्यादा हैं और इस दौरान 2003 से अब तक 310 शहरी शहीद हो चुके हैं जबकि 1600 जख्मी हुए। इसमें से 92% सीज फायर वायलेशंस 2014 और 21 के दरमियान हुई हैं। LOC पर भारतीय जारहियत से अब तक 310 शहरी शहीद और 1600 जख्मी हो चुके हैं। वफाकी काबीना ने NA-75 डस्का के दोबारा इलेक्शन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला कर लिया है। इसकी मजीद तफसीलात हासिल करते हैं समा के नुमाइंदे अब्बास शब्बीर से। जी अब्बास, मजीद क्या कहना है? वफाकी काबीना का पटिशन दायर करेगी? देखें, आला अदलिया से रब्ता करने का फैसला किया गया है वफाकी काबीना के इजलास में, और जो तर्जुमानों का इजलास था जिसमें सिर्फ फेडरल मिनिस्टर शरीक थे, उसमें आज NA-75 डस्का के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफ किया गया, जिस पर यह फैसला किया गया कि आला अदलिया से रब्ता किया जाएगा इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ। और इसके साथ साथ आज के इजलास में सेनेट इंतखाबात से मुतालिक जो सदारती रेफरेंस है उस पर भी गौर हुआ, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म को ये बताया गया है कि सेनेट इंतखाबात सदारती रेफरेंस का फैसला महफूज कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में आइंदा का लाएमल तय होगा, ये काबीना के इजलास में कहा गया है। और वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना के इजलास में अपने दौरे श्रीलंका के मुतालिक भी वफाकी वज़रा को आगाह किया। ठीक है अब्बास शब्बीर, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। पंजाब में सेनेट का इंतखाब बिला मुकाबला कैसे हो गया? अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मजीद बात होगी समा के नुमाइंदे मोहसिन बिलाल से। जी मोहसिन बिलाल, कैसे हो गया ये सब कुछ? जी बिल्कुल, पंजाब में जो 11 के 11 सेनेटर बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं, जिनमें 7 जनरल नशिस्तों पर हैं, 2 खवातीन की नशिस्तें हैं और 2 टेक्नोक्रेट की। इसकी अंदरूनी कहानी ये है कि मरकजी किरदार जो है वो स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने किया है। और ज़राए बताते हैं कि चौधरी परवेज इलाही ने न सिर्फ मुस्लिम लीग नून की क़यादत बल्कि जो पीपल्स पार्टी की क़यादत है उससे भी राब्ता किया, और जो पंजाब असम्बली में जिस पार्टी की जितनी सेनेट की नशिस्तें बनती थी उस हिसाब का जो फिगर है वो उनके साथ शेयर किया। और ये भी बताया कि ये पंजाब असम्बली की क्रेडिबिलिटी का सवाल है और इससे हाउस ट्रेडिंग भी रोकी जा सकती है। और चौधरी परवेज इलाही ने इस हवाले से अपनी इत्तेहादी जमात तहरीक इंसाफ को भी एतमाद में लिया। अगर इस वक्त ऐवान में हल्फशुदा अरकान की तादाद की बात की जाए तो वो 367 अरकान बनते हैं और इसका गोल्डन फिगर बनता है 53। और अगर पार्टी के जितने भी अरकान हैं, हर पार्टी के अरकान को इससे ज़रब दी जाए गोल्डन फिगर से, तो PTI के हिस्से में 3 जनरल नशिस्तें आती थी। इसी तरह नून लीग के हिस्से में भी 3 जनरल नशिस्तें आती थी, जबकि एक इत्तेहादी जमात के हिस्से में 1 जनरल नशिस्त आती थी जिसमें कामल अली आगा है। इसी तरह टेक्नोक्रेट की जो नशिस्तें थी उसमें 1 नून लीग और 1 तहरीक इंसाफ के हक में आती थी। और इसी तरह खवातीन की जो मखसूस नशिस्तें थी वो भी 1 PTI और 1 नून लीग के हिस्से में आती थी। यही वजह थी कि चौधरी परवेज इलाही खुद इस सिलसिले में एक्टिव हुए और उन्होंने न सिर्फ मुस्लिम लीग नून के कुछ अरकान असम्बली को एतमाद में लिया और फिर मुस्लिम लीग नून की क़यादत से बात की, और इसी तरह तहरीक इंसाफ के भी कुछ अरकान को एतमाद में लिया।
और इमरान खान से इस सिलसिले में बात की, जबकि पीपल्स पार्टी के जराये बता रहे हैं कि इस हवाले से चौधरी परवेज लाई ने आसिफ अली जरदारी से भी टेलीफोनिक राब्ता किया और उन्हें भी पंजाब असेंबली की मौजूदा जो आदाद शुमार है उस तमाम जो नताइज हैं वो बताए, जिस पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो आजम मिनहास है उन्होंने भी अपने कागजात नामजदगी वापस लिए और यूं 11 के 11 जो पंजाब असेंबली के सेनेटर्स हैं वो बिला मुकाबला ही मुंतखब हो गए हैं। बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। शेखुपुरा के इलाके फारूकाबाद का गांव ओढा, जिसकी वजह शोहरत क्या है, वहां के लोगों का मशगला क्या है और FIA साइबर क्राइम के एहलकारों से ये लोग खाइफ क्यों रहते हैं, ये जानते हैं रियाज अहमद की इस रिपोर्ट में। मैं मौजूद हूँ फरूखाबाद के गांव ओढा में। इस गांव की शोहरत पंजाब के हर जिले में है, लेकिन अजब बात है कि यहाँ के लोगों को स्कूल की अलग बे तक का पता नहीं। जो इस फ्रॉड में मुलव्वस है ना, वो 100% में से कम भी 60-70% जो है ना अनपढ़ है, 20-30% जो है ना वो किसी ने एक जमात पढ़ी हुई है, किसी ने 2, बस इससे ज़्यादा नहीं है। अली बे से नावाकिफ ये लोग अंग्रेजी में सादा लोगों पर कैसे वार करते हैं, देख लीजिए। Actually, I will inform for you. That's why I was calling you. You are using your ATM card here in Singapore. Your ATM card will be blocked by security issue. Do you want to block and do you want to use? पंजाब भर में होने वाले मोबाइल बैंकिंग फ्रॉड के पकड़े जाने वाले अक्सर मुल्ज़मान का ताल्लुक इसी गांव से है। ये फरूखाबाद का इलाका है, डेरा उड्डा वाला कोटसौंदा में 80-90 घर जो है ना करता है। पहले मेरा भाई पकड़ा गया था इधर, अभी उसके बाद मैं पकड़ा गया हूँ। ये बेसिकली ओड कम्युनिटी है पूरी जो कि ये काम कर रही है और ये मतलब बहुत ही बड़े लेवल पे जाके तो इस तरह से काम कर रहे होते हैं। ये जो फ़ोन कर देते हैं, इतना नाम आपका निकला है, नाम कोई नहीं होता, ये फ्रॉड करते हैं बहुत ज़्यादा। किसी का दादा, किसी का भाई, किसी के 4 भाई, सब ऐसे ही करते हैं। मौजा ओडा में पुलिस का भी आना जाना लगा रहता है। इस गांव के बारे में पुलिस का क्या कहना है, ये जानने की कोशिश करते हैं। इनकी खवातीन जो हैं वो भी इनको सपोर्ट में कि भाई सपोर्टिव रोल में थी कि ताकि अगर कोई पुलिस कार्रवाई करती है तो वो आगे आ जाती हैं और शोर शराबा शुरू कर देती हैं। ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ, ਫਰਾਡ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਆ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਬਿਜਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਮਾਨ ਕੱਢਦੇ ਆ। लाहौर से दूर इस गांव के लड़कों को किसने इतना कारीगर बनाया कि वो मोबाइल बैंकिंग जैसे फ्रॉड के जदीद जुर्म कर सकें। पंजाब पुलिस और साइबर क्राइम के खात्मे के इदारे उस शख्स की तलाश में हैं जो इन अनपढ़ों का उस्ताद है। कैमरामैन मोहसिन इकबाल के साथ रियाज अहमद, फरूखाबाद, मौजा ओडा। रावलपिंडी में लूटमार की वारदातें बढ़ रही हैं। चाकरा रोड पर पेट शॉप को लूट लिया गया। वारदात की CCTV फुटेज सामने आई है। 4 डाकुओं ने दुकान में दाखिल होकर दुकानदार को मारना शुरू कर दिया, फिर नकदी और दीगर अशिया पर हाथ साफ किया और फरार हो गए। दुकानदार ने दावा किया है कि मुल्जिमान लाखों की नकदी और मोबाइल फोन छीन कर ले गए। कोरोना वायरस पलटकर हमले कर रहा है, उन लोगों को बार बार निशाना बना रहा है जो इससे सेहतियाब हुए। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज के वाइस चांसलर डॉक्टर जावेद अकरम ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। कोरोना से सेहतियाब होने वाले मरीज एहतियात का दामन हाथ से न छोड़ें। मोहलिक वायरस पलटकर हमले कर रहा है, मरीजों को बार बार निशाना बना रहा है। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज डॉक्टर जावेद अकरम ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। जावेद अकरम ने खदशा जाहिर किया कि ऐसे केसेस हजारों में हो सकते हैं। कोरोना वायरस मुल्क में अब तक 5,76,000 से ज्यादा अफराद को निशाना बना चुका है, जिनमें से 5,40,000 अफराद सेहतियाब हुए। डॉक्टर जावेद अकरम ने मुतालबा किया कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम में सेहतियाब होने वालों को भी शामिल किया जाए। मुक्का मारे तो मुखालिफ को चित करे, लात मारे तो बंदा ढेर।
वफाकी हुकूमत ने 1 मार्च से स्कूल मामूल के मुताबिक खोलने का ऐलान किया तो पढ़ाकर बच्चों में खुशी की लहर दौड़ गई। ये सब कुछ जानने के बाद कुछ बच्चे उदास भी हो गए। हुकूमती फैसले पर असातिज़ा और वालिदैन ने सुकून का सांस लिया। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं मुदस्सिर नज़ीर। जो आपके लिए एक खुशखबरी है, ये जो कोविड में आप लोग इतने परेशान थे और आपकी क्लासेस रेगुलर बेसिस पे नहीं हो रही थी, कि अब आपकी क्लासेस रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट होने जा रही हैं। 1 मार्च से तमाम तालीमी इदारों के मामूल के मुताबिक खुलने का ऐलान बच्चों की दुनिया की सबसे बड़ी खबर साबित हुआ। स्कूल मुस्तकिल खुलने पर ज़्यादातर बच्चे खुश और कुछ उदास नजर आए। ऑनलाइन क्लासेस से बहुत तंग आ गए थे हम सब, पढ़ाई का बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। ये बैड न्यूज़ है कि हम देर से उठते थे तो अब जल्दी उठना पड़ेगा, नींद ख़राब हो जाएगी। पहले तो कोरोना में बंद थे स्कूल, अब रेगुलर हो गए हैं तो हमको मज़ा आ रहा है बहुत। तालीमी सरगर्मियाँ मामूल पर आने की सबसे ज़्यादा खुशी वालिदैन को है। ये तो बहुत बेहतरीन स्टेप्स है और हम तो कब से इसका इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि बच्चे की एजुकेशन बहुत ज़्यादा स्पॉइल हुई है। ऑनलाइन ठीक है सिलसिला चला है, लेकिन यह है कि वो अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं हो पाती थी जो जब बच्चा क्लास में बैठकर सारी चीज़ें कंफर्म कर लेता था। असातिज़ा कहते हैं कि जितना नुकसान कोरोना वबा में बच्चों की तालीम का हुआ, इतना नुकसान किसी चीज़ का नहीं हुआ। और अभी आपको बताएं कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वर्चुअल तकरीब से खिताब कर रहे हैं। Consideration of the interim report in September last year, I had suggested several global policy actions, including immediate return of stolen assets, penalties on the financial institutions, lawyers and accountants and other enablers of corruption, crime and tax evasion, disclosure on the beneficial ownership of companies, a global minimum corporate tax, fair digital taxation, review and revision of unequal investment treaties, and a coherent mechanism for monitoring illicit financial flows set up under the United Nations. I'm glad that these proposals have been reflected in the final report of the panel. As the FACTI report states, this is a systemic problem embedded within the international financial architecture. It requires a systemic solution. It cannot be resolved by piecemeal or cosmetic actions. The magnitude of the illicit financial flows is staggering. If recovered and returned, they can have a transformational impact on the development prospects of the developing countries. As the report says, this could enable the developing countries to eradicate poverty, reduce inequalities, build back better after the COVID crisis, address climate change, and strengthen human rights. I endorse the 3-point plan proposed by the panel. 1. Apply international values of honesty and integrity to all financial transactions. 2. Strengthen policy frameworks. And 3. Reform and reinforce the relevant institutions dealing with these illicit financial flows. These responses could form a part of Global Pact for Financial Integrity. National and cross-border financial transactions should be regulated under a value-based system encompassing accountability, transparency, legitimacy, fairness, inclusion, and equity. These values should be reflected in all national and international financial instruments, institutions, and transactions, and particularly in those bodies which address illicit financial flows. All such activities should conform to rules and standards that are compatible with and contribute to sustainable development. And global financial governance must improve. Policies on illicit flows must be implemented in a coordinated and coherent way by national and international institutions and bodies. International bodies dealing with tax matters, corruption, and illicit financing should be inclusive and representative.
They should not be used as an instruments of pressure and coercion against developing countries. A global forum under the United Nations should coordinate all bodies dealing with technical, legal, and political aspects of illicit financial flows. It should incorporate a mechanism to adjudicate and mediate disputes on issues relating to illicit financial flows. Excellencies, it's now time to act on recommendations of the FACT-I panel. Pakistan will be happy to join in proposing the adoption of FACT-I panel report by the United Nations Economic and Social Council and the General Assembly. We must also take some quick, concrete actions. First, a commitment by haven countries to immediately and unconditionally return all foreign assets that are shown to be stolen or whose legitimacy cannot be explained. The OECD's proposal to freeze and return the unexplained assets of foreign politically exposed persons is worthy of consideration. Secondly, the UN should initiate several steps, including initiate negotiations on the new International Tax Cooperation and anti-money laundering legal instruments, like the Convention on Corruption. Adopt common principles identified by the FACT-I panel that would apply to all financial transactions, and establish a UN coordination, adjudication, and mediation mechanism on illicit financial flows. Pakistan will work actively with all like-minded countries to realize these vital objectives. I thank you. वज़ीर आज़म पाकिस्तान वर्चुअली इजलास में शरीक हैं। वो कह रहे हैं चोरी और करप्शन की रकूम को जिन ममालिक का हक़ है उन तक वापस लौटाया जाए और इसके लिए सबको मिलकर काम करना होगा। FATF ग्रे लिस्ट की वजह से पाकिस्तानी मईशत को बड़ा धचका लगा। कड़ी शराइत के बायस 12 साल के दौरान 38 अरब डॉलर का मुमकिन नुकसान उठाना पड़ा। पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकलेगा या नहीं, FATF की जानिब से फैसला आज मुतवक्के है। शकील अहमद रिपोर्ट कर रहे हैं। FATF की लटकती तलवार पाकिस्तानी मईशत पर भारी साबित। 12 साल के दौरान मुल्की मईशत को कमोबेश 38 अरब डॉलर का धचका सहना पड़ा। निजी थिंक टैंक तबाद लैब ने 2008 से 2019 तक होने वाले नुकसानात पर मबनी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक FATF की जानिब से पाकिस्तान का नाम बार बार ग्रे लिस्ट में शामिल करने से मईशत को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। सबसे ज्यादा नुकसान सरमायाकारी, बरामदात, कारोबार और हुकूमती खराजात में कमी की मद में हुआ। 2012 से 2015 के दौरान मुल्की मईशत को 13.4 अरब और साल 2019 में 10.3 अरब डॉलर का धचका लगा। क्या पाकिस्तान का नाम इस मनहूस फहरिस्त से निकलेगा या फिर मजीद बरकरार रहेगा? सदर FATF आज वर्चुअल इजलास खत्म होने के बाद फैसले का ऐलान करेंगे। फैसला मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ इक़दामात में पेशरफ्त की बुनियाद पर होगा। इजलास में पाकिस्तानी इक़दामात से मुतालिक एशिया पैसिफिक ग्रुप की रिपोर्ट का जायजा लिया गया। पाकिस्तान को FATF एक्शन प्लान पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए मजीद चंद माह की मोहलत भी मिल सकती है। बुलेटिन के आखिर में जानिए, कोरोना का जोर टूटा तो उंगलियों के इशारे पर नाचकर सदियों से दूसरों का दिल लुभाती और कहानियां सुनाती पुतलियों में भी लगा जान आ गई। बिल्कुल, पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में छोटी दुनिया के लिए बड़ा पपेट शो सच किया। पुतली तमाशे की कहानी जानते हैं अरहम खान की जुबानी। कोरोना हार गया, कौम जीत गई। खेल तफरीह में नन्ही दुनिया की तालीम और तरबियत का सिलसिला फिर शुरू। PNCA में सज गया बड़ा पपेट शो। लोक दास्तानों और फोक धुनों पर पुतलियों ने सबको खूब महसूस किया। तोता मैना की कहानी बच्चों के जी को भाई तो चाचा कमर की बातों का भी बहुत लुत्फ आया। टीचर्स हैं, उनकी भी यही ख्वाहिश है कि आपने पढ़ना है, पढ़ेंगे ना? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आया। आज काफ़ी चीज़ें सीखी। मीना वाली स्टोरी थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी और वो जो तोता था वो भी बहुत अच्छा था और बहुत मज़ा आया इधर। तफरीह के बहाने बच्चों को बहुत कुछ सीखने सिखाने पर असातिज़ा भी खुश। एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि जिसमें हम लोग डिफरेंट एक्टिविटीज़ के जरिए अपने बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं और बहुत अच्छा लेसन हमें यहाँ से मिला कि जिसको देख के बच्चों में स्टडी करने का भी शौक पैदा होगा।
पपेट शो में मुल्क के गोशे गोशे की सकाफती झलक के भी क्या ही कहने। बच्चों ने ये भी सीखा कि धनक रंग सकाफती फूलों के गुलदस्ते का है एक ही नाम, हम सबका पाकिस्तान। कैमरामैन उस्मान चीमा के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद।